ट्रांसफॉर्मेशन देन द सेट ऑफ ऑल द वेक्टर्स, के हमारे पास ऑल वेक्टर्स आए किसमें से, वेक्टर स्पेस वी में से, दैट सेटिस्फाई ट्रांसपोज जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वी इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज कॉल्ड अ कर्नल ऑफ टी, इट इज डिनोटेड बाय। अब जितने भी कर्नल का मतलब ये होता है कि किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन पे, किसी भी वेक्टर पे अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हो, ठीक है, और उसका आंसर जो है वो 0 के इक्वल आ जाता है, ठीक है, उसका आंसर जो है वो 0 के इक्वल आ जाता है, तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कर्नल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो कर्नल ट्रांसफॉर्मेशन में हम बेसिकली चीजों को क्या करते हैं कि कोई भी वेक्टर है उसको हम इज इक्वल टू कर देते हैं कि ये हमारे पास, उस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें, उसका आंसर जो है वो 0 के इक्वल आ जाए। अब इसी तरह हमने इसकी एक एग्जांपल करनी है। अभी देखिए कि ये हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड है, कहता है कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें हमारे पास जो सेट ऑफ वी वेक्टर्स हैं, ठीक है, जो उसकी डोमेन है वो R5 है। R5 का मतलब है कि उसमें 5 कॉलम, इस मैट्रिक्स में आपको कितने कॉलम नजर आ रहे हैं? हाँ जी सर 5 कॉलम नजर आ रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद इस मैट्रिक्स में आपको कितनी रोज नजर आ रही हैं? 4 रोज, ठीक है। जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ठीक है, वो डोमेन को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ कॉलम किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम जो है वो डोमेन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है बच्चे। अब जब आप नंबर ऑफ कॉलम्स लेंगे तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं R5 को, ठीक है, और नंबर ऑफ जो हमारे पास जो है ना रोज, वो रिप्रेजेंट करती हैं हमारे पास रेंज को। अब जब डिफाइन करें टी ऑफ एक्स, ठीक है, या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए ऑफ एक्स वेयर एक्स इज इन R5, ठीक है, एंड फाइंड द बेसिस ऑफ कर्नल ट्रांसफॉर्मेशन एज अ सब बेस ऑफ R5, ठीक है। तो जब आप उसकी सब बेस R5 फाइंड करोगे तो इसमें आपने करना क्या होता है कि जब भी आपने कर्नल की डेफिनेशन अप्लाई करनी है, थैंक यू सर, तो जब भी आपने कर्नल की डेफिनेशन अप्लाई करनी है तो उसमें आप ये करोगे कि उस मैट्रिक्स का आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। ए मैट्रिक्स आपको पता है, अभी हमने लिखा कि ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स के साथ आपने कर्नल, मैंने बताया अभी कि कर्नल हमारे पास जब भी ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे, ठीक है, तो उसका आंसर जो है वो किसके इक्वल आता है, 0 के। तो अगर इसमें 4 रोज हैं, ठीक है, तो उसमें 4 जीरोस आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद गॉस जॉर्डन मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन जब मेथड अप्लाई करते हैं तो गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि जो भी मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर देना है। अभी देखिए कि ये मैट्रिक्स था, हमने इस पे डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई किए, ठीक है। वो आपने एक मैट्रिक्स लेते हैं तो उसमें आप रोज ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसमें डायगोनल के एक पिवट पॉइंट लेते हैं, डायगोनल के नीचे एंटिटी जो है वो 0 होनी चाहिए, फिर सेकंड डायगोनल लेते हैं उसके नीचे एंटिटी 0 होनी चाहिए, फिर थर्ड आप डायगोनल लेते हो। अगर आप एक डिफरेंट ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद अगर एक पूरी रो जो है वो 0 हो जाती है तो बच्ची वो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपने क्या करना है कि इसमें आपने टोटल इसमें R5 थे, ठीक है, मतलब इसमें जो हम डोमेन दे रहे थे वो हमारे पास R5 थी, तो इसमें जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स आएंगे वो जो होंगे वो 5 होंगे, ठीक है। अब मुझे बताएं कि इसमें आपने मुझे खुद बताया कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम जो है वो कितने हैं इस मैट्रिक्स में, 5 हैं, ठीक है ना। सिर्फ इस मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं सर। स्टूडेंट्स को ऐड कर लें। जी बच्चे, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स था। मैट्रिक्स में हमारे पास हमने क्या किया कि इसको जो है कर्नल की डेफिनेशन अप्लाई की। कर्नल की डेफिनेशन अप्लाई करने के बाद हमने इसको क्या किया कि गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया। गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने के बाद एक पूरी जो है रो 0 हो गई। तो बच्चे अब हमने इसमें x1 x2 x3 x4 और x5 की अपने आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब जब आप इसका आंसर फाइंड आउट करोगे तो इसमें हमने क्या करना होता है कि बेसिकली अब जो ये रिप्रेजेंट है, ये फर्स्ट एंटिटी जो 1 है ये वाला, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है x1 को, ठीक है। इसी तरह ये जो 1 है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा x2 को, और इसी तरह बच्चे ये वाला जो हमारे पास थर्ड कॉलम है ये हमारे पास x3 को रिप्रेजेंट करेगा, और ये फोर्थ वाला x4 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, और ये 5 वाला x5 को रिप्रेजेंट करेगा। अब आपने फाइंड करनी है x1, ठीक है। x1 की जब आप वैल्यू फाइंड करोगे
जब आप x1 की वैल्यू फाइंड करोगे तो x1 की वैल्यू आपने किस तरह फाइंड करनी है कि x1 जो होगा वो इक्वल होगा 2। अब जब आपने यहाँ पे x2 की वैल्यू लेंगे, फर्स्ट जो आप रो के साथ देखें कि जब आप फर्स्ट रो के साथ देखेंगे कि x1 जो होगा तो वो तो x1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x1 आ जाएगा। अब x2 को जब आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा? 0 0 हो गया। ठीक है, इसी तरह इसके यहाँ पे डायगोनल में जो है हमारे पास x3 वो 0 है। ठीक है, तो उसकी जगह बच्चे अब हमें यहाँ पे कोई ना कोई जो है ना नॉन जीरो नंबर होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये सारे नंबर 0 हैं, तो उसकी जगह हम एक नंबर ऑफ वेरिएबल ले लेते हैं जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम s ले लेते हैं। इसी तरह अब यहाँ पे डायगोनल में देखेंगे तो एक पूरे कॉलम में एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो नॉन जीरो होना चाहिए, तो x4 जो होगा वो 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो x5 है, ठीक है, तो x5 में जो फिफ्थ वाला जो हमारे पास नंबर है वो क्या है? 0। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लेट करना पड़ेगा एक नया वेरिएबल t। हमने 2 वेरिएबल ले लिए। अब इन 2 वेरिएबल से हम इनका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे ये देखिएगा। अब जो होगा हमारे पास x1 बराबर होगा प्लस, ये देखिए ये हमारे पास क्या है 2, और ये किसके ऊपर है? x3, और x3 हमने क्या लेट की है बताइए? x3 हमने बच्चे क्या लेट की है? S लग किया। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 2s, ये बच्चे क्या हो जाएगा 2s। और इसी तरह x4 जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ पे ये 0 है तो x4 0 हो गया। ठीक है ना, इसी तरह जब x5 लेंगे तो x5 हमारे पास जो है t के इक्वल है, तो -1 जो है t के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा -t इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब x1 जब आप फाइंड करोगे तो x1 का आंसर किसके इक्वल आएगा? x1 इज इक्वल टू, बताइए, ये वैल्यू जो है दूसरी तरफ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी -2s प्लस t। ठीक है, इसी तरह हमने सेकंड रो के लिए करना है, इसी तरह हमने थर्ड रो के लिए करना है, इसी तरह आपने फोर्थ रो के लिए करना है। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपने इसको इजीली क्या कर सकते हैं कि इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ जी, बच्चे आ रहे थे। ठीक है बच्चे, अब इसी तरह अगर हमने s+2t देखेंगे तो s+2t जो होगा वो कैसे आएगा? तो s+2t जब आप देखोगे तो s+2t जो है वो हमारे पास इस तरह आएगा कि x2 जो है, ठीक है, x2 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है? -s और -2t के। ठीक है, तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस वाली वैल्यूज प्लस में चेंज हो जाएंगी, तो s+2t हो जाएगा। इसी तरह जब आप x4 के लिए करोगे तो x4 तो आपने लेट किया है वो किसके इक्वल है? s के, तो sc आ जाएगा। इसी तरह जब x जो है x3 जो है वो s के इक्वल आ जाएगा, x4 जो है वो -4t के इक्वल आ जाएगा, और x5 जो है वो हमने क्या लेट किया है वो t के इक्वल है। ठीक है, इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन किसी भी डिटरमिनेंट का आप किसी भी मैट्रिक्स का आप फाइंड कर सकते हो। अब आप इसको क्या करो कि 2 मैट्रिसेस में अगर एडिशन है तो इसमें आप मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। ठीक है, उनको आप सेपरेटली देखेंगे तो हम अगर s कॉमन लें, ठीक है, एक मैट्रिक्स में से, ठीक है, और इसी तरह दूसरे मैट्रिक्स में से t कॉमन लें, इन दोनों को ऐड करें तो दोबारा यही हमारे पास मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है बच्चे, अब फिर इनकी बेसिस जो होंगी वो हमारे पास -2 1 1 और 0 0 आ जाएगी। ठीक है ना, इसी तरह 1 2 0 -4 और 1। ठीक है, ये हमारे पास इनकी बेसिस आ गई। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। अब इन्हीं क्वेश्चन को, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हमने मैट्रिक्स ऑपरेशन पे अप्लाई करना है। ठीक है ना, और वो किस तरह अप्लाई करना है वो आपको मैं बताता हूँ। अच्छा, कोई बच्चा मुझे R3 की बेसिस बताए। हाँ जी, R3 की बेसिस कौन बताएगा? सर 1 0 0 0 1 0
और 001। यस सर। वेरी गुड बच्चे। अच्छा बच्चे, इसमें हमारे पास क्या है कि कहता है कि एक मैपिंग डिफाइन है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ R3 टू R3, ठीक है, कि R3 टू R3 हमारे पास एक मैपिंग डिफाइन है, और हमने एक मैपिंग के दरमियान में हमने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया। और रिलेशन क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 x2 और x3, अगर हमारे पास R3 स्पेस होगी तो उसमें हमारे पास 3 वेरिएबल्स आते हैं, और वो इक्वल है बच्चे किसके, x1 x2 और 0 के, और x3 की जगह क्या आ गया हमारे पास, 0। अब हमने इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे अप्लाई करना है, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसकी फाइंड करनी है। बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है, आपको बड़े अच्छे से समझ आएगा और आप ना इसको देखोगे भी जब। अब ये देखिए जरा, इसमें हमने क्या करना होगा बेसिकली। इसमें हमारे पास आपको अभी आपने मुझे बताया कि R3 की जो बेसिस होती हैं वो क्या होती हैं, 1 0 0, फिर इसी तरह 0 1 0, फिर इसी तरह 0 0 1। जब आपने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, E1 के लिए, E1 का आप आंसर इसमें पुट करोगे, ठीक है, इस ट्रांसफॉर्मेशन में, तो x की जगह x1 की जगह 1 आ जाएगा, ठीक है, इसी तरह x2 की जगह 0 और x3 की जगह 0। अब बच्चे जब आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू पुट करोगे तो राइट हैंड साइड पे भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। x1 की जगह क्या पुट करेंगे हम, 1, x2 की जगह क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गई, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास आ गई 0 इंटू E1 हमारे पास आपको पता है कि 1 0 0 है, E2 आपको पता है वो क्या है, 1 0 1 0, ठीक है ना, E3 आपको पता है 0 0 1। क्लियर है यहां तक? हाँ जी, क्लियर है सबको? इसी तरह बच्चे, अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है किस पे, कि आप ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हो, आप ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन में अगर आपने, अब हमने देखना है कि E3 की, ठीक है ना, E3 की जब आप वैल्यू पुट करोगे 0 0 1, ठीक है, तो आपको पता है कि x1 और x2 वो दोनों 0 हैं, तो x3 जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में उसका आंसर जो डिफाइन किया है वो भी क्या है, 0 है, 0 है, ठीक है। तो इन मैट्रिक्स को 0 को मल्टीप्लाई करोगे E1 के साथ, 0 को मल्टीप्लाई करोगे E2 के साथ, फिर 0 को मल्टीप्लाई करोगे E3 के साथ, तो ये बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। अब हमने जो आपने ये मैट्रिक्स फाइंड किया होगा इसको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देना है। कैसे कि 1 0 0 को आपने लिख देना है किसमें, कॉलम फॉर्म में, ठीक है ना। इसी तरह फिर 0 1 0 को आपने कॉलम मैट्रिक्स में लिख देना है। इसी तरह जो होगा 0 0 को आपने अगेन कॉलम में लिख देंगे। क्लियर है? यस सर। अच्छा जी, अब ये देखिए, अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमने देखना है कि इसको फाइंड आउट करना है कि ये हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। अब बताइए कि ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास x1 x2 और x3 है, ठीक है, और उसने मैपिंग किस तरह डिफाइन किया है कि x जो ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल है किसके, x2 प्लस x1 प्लस x2, फिर माइनस x1 और माइनस x2, और यहाँ पे x3। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। एक मिनट, बाकी सबको हो रही है? बच्चे यहाँ पे मेरे पास शो हो रही है सबको। ओके सर, मैं अगेन ज्वाइन करता हूँ। सर आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। हाँ जी, बाकी सारे प्लान बना रहे हैं कि ये कहें कि स्क्रीन नहीं शो हो रही। नो सर, अभी आया था कि योर कनेक्शन इज वीक, आपकी स्क्रीन पे ना, उसके बाद गायब हो गई। अच्छा, थोड़ा सा है कि नेट का इशू है यहाँ पे। सर वही बात कर रहे हैं ना हम। थोड़ा सा नेट का इशू है इसमें, कोई बात, क्योंकि मैं जहाँ पे किस इंस्टीट्यूट में बैठा हूँ सुबह का वहाँ का नेट नहीं आ रहा, ठीक है, और मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ, और मोबाइल से कभी सिग्नल जो है ना बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, कभी सिग्नल बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं। देखिए ना जरा, ये देखिए जी, यहाँ पे उसके सिग्नल नहीं आ रहे अभी तक, ठीक है, मोबाइल से कनेक्ट हुआ है। अच्छा बच्चे देखें जरा, अब स्क्रीन शो हो रही है ना? यस सर। जब नहीं होगी तो अब बता दीजिएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा बच्चे ये देखो जरा, अब आपने इसकी बेसिस जो है ना R3 बेसिस पे इसको क्वेश्चन को ना सिंप्लीफाई करना है। सिंपल वही क्वेश्चन है, सिलेक्शन जब हम लगाएंगे E1 के लिए 1 0 0 के लिए, तो अब मुझे बताओ कि x की जगह हम 1 लिखेंगे, x2 की जगह क्या लिखेंगे हम जब ये वाली फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे।
जब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, x1 की जगह हमारे पास 1 आ गया, प्लस x2। हाँ x2 जो है वो हमारे पास 0 है, ठीक है ना। सिमिलरली x1 ये हमारे पास 1 और साथ माइनस है तो -1 हो जाएगा, और x2 वो हमें पता है कि वो ऑटोमेटिकली पहले से ही 0 है, और x3 जो है वो बच्चे यहाँ पे हमारे पास 0 है। तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आया, देखो 1 -1 और 0 के। क्लियर है? बताइए, इसकी समझ नहीं आई। चलो चलो, अच्छा चलें, आपका नाम क्या है? मोहम्मद दानिश सर। मोहम्मद दानिश, अपना माइक नहीं ऑफ करना, अब आपने मुझे बताना है, ठीक है। अच्छा मोहम्मद दानिश, ये हमारे पास E3 जो है ना, बेसिकली स्टैंडर्ड जो होते हैं हमारे पास बेसिस R3, ठीक है, वो हमारे पास आपको पता चल गया ना वो क्या होते हैं। अगर 1 0 0 नहीं सर, इनका नेट इशू है। अच्छा जी, चले बच्चे। यस सर, बीच में बोर्ड ड्रॉप हो जाती है। चले, किसी को आवाज सही आ रही है, किसी को नहीं आ रही। सर उनका नेट का कोई इशू होगा। चलें जी, इधर कंसंट्रेट करें इंशाल्लाह। जो है ना, इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, सिर्फ इस थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, इंशाल्लाह आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, देखिए दानिश कि अगर हम यहाँ पे 1 0 0 लेंगे, ठीक है, तो अब आपने x1 जो होगा वो हमारे पास 1 होगा, x2 क्या होगा हमारे पास 0 और x3 हमारे पास क्या होगा 0। अब मुझे बताओ कि x1 की जगह पे आपने 1 पुट करना है, x2 की जगह आपने 0 पुट करना है। सिमिलरली यहाँ पे x1 की जगह 1 और x2 की जगह 0, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1 -1 0। ठीक है। अब मुझे बताओ जरा आप, ठीक है, 1 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है E1 हमारे पास बेस क्या होती है 1 0 0। हाँ, और इसी तरह -1 को E2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, और 0 को आपने E3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सिमिलरली इसको एक्सप्लेन करो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 1 0। चलो शाबाश दानिश, एक्सप्लेन करो। इसमें सर जो x1 है वो 0 है हमारे पास, x2 1 है और x3 जो आगे 0 है, तो हमें E1 जो है वो उसमें हमने x1 वो उसमें 0 1 हो जाएगा और x2 और x3 वो 0 0 हो जाएंगे, और आगे जो -1 है यानी कि वो x2 है, तो आगे वो 0 1 0 हो जाएगा। वेरी गुड। सिमिलरली बच्चे क्लियर हो गया कि E3 के लिए जब आप करोगे तो आपने वैल्यूज को पुट करेंगे, ये हमारे पास मैट्रिक्स बन। अब जो मैट्रिक्स आएगा, जो ये हमारे पास रो आई है ना, इसको आपने कॉलम में लिख देना है 1 -1 और 0। ये देखो 1 -1 और 0, फिर इसको भी 1 -1 और 0, फिर 0 0 और 1। क्लियर है? क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। समझ आ गई दानिश? यस सर। चलो जी, शुक्रिया। हाँ जी, नयाल जरा अपना माइक ओपन करो ना, तुम सबसे ज्यादा मुझे टेक्स्ट करते हो। यस सर। हाँ जी, आपका सीआर कौन है? एहसन सत्ती सर। एहसन सत्ती है सर। एहसन सत्ती हो? एहसन सत्ती, हाँ जी बच्चे मुझे टेक्स्ट करिएगा, मैं आपका नंबर सेव कर लूंगा, कोई भी कम्युनिकेशन करनी हो फिर मैं आपसे कर लिया करूंगा, ठीक है? ओके सर, ओके सर। हाँ जी, चलो अभी इसको एक्सप्लेन करो। यस सर। सर इसको उन्होंने बताया था कि हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेना है, उसमें उसने हमें इक्वेशन दे दी हुई है x2, -x1, -x3। हमने R2 की हमें पता है कि क्या वैल्यूज होती हैं। एक E1 की वैल्यू होती है 1 0 0, E2 की वैल्यू होती है 0 1 0 और E3 की वैल्यू होती है 0 0 1। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे फर्स्ट पे E1 पे, तो E1 की वैल्यू है 1 0 0। यहाँ पे x2 पहले लिखा हुआ है, तो x2 में हम पहले 0 अप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर -x1 है, -x1 है तो -, कर रहे यार, पहले पढ़ो पहले यार। सर मुझे यहाँ पे वो, अच्छा जी, किसका माइक ऑन है इसके अलावा? बंद कर दे बच्चे। और किसी का तो नहीं ऑन? नियाल आप ही ऑन है? यस सर। अच्छा चलो भैया नियाल आगे। उसके बाद उन्होंने x1 की -x1 है, x1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो -7 आ जाएगा।
x3 माइनस x3 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो x3 की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो माइनस को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली 0 आ जाएगा। अब पहले हमने इसको एक्सपेंड करना है, पहले 0 है, 0 के साथ हम करेंगे तो उसमें e1 की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसके बाद हम -1 के साथ करेंगे तो e2 की वैल्यू आ जाएगी, फिर 0 के साथ करेंगे तो e3 की वैल्यू आ जाएगी। वेरी गुड। इसी तरह निहाल आपने जो है ना e2 के साथ करना है ट्रांसफॉर्मेशन, इसी तरह e3 के साथ, और देन आपने इसको क्या कॉलम मैट्रिक्स में लिख देना। क्लियर है सबको? यस सर। इन क्वेश्चन में कोई मसला तो नहीं होगा? नो सर। अच्छा जी। नहीं सर, आप एक दफा कर दीजिएगा। अच्छा चलें, मैं और कर देता हूँ। सैयद अब्दुल अहद अपना माइक ऑन रखना, अब आपने एक्सप्लेन करना, ठीक है? सैयद अब्दुल अहद माइक ऑन करो अपना। यस सर। अच्छा जी। अच्छा सैयद अब्दुल अहद, हमारे पास ये क्वेश्चन है, कहते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास है कि R से लेके R2 तक। R का मतलब है कि R की पावर 1, ठीक है? यस सर। जब हम उसके स्टैंडर्ड बेसिस जो होते हैं वो हमारे पास 1 होते हैं, ठीक है? और R2 के जो स्टैंडर्ड बेसिस होती हैं वो हमारे पास 2 स्पेसिस होती हैं। या हमारे पास x कोऑर्डिनेट मैक्सिमम होगा और y 0 होगा, फिर y 0 होगा तो x जो होगा, x जो है 0 होगा तो y क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो उसके बेसिस क्या बनेंगे फिर 1 0 और 0 और 1, ठीक है? यस सर। अब ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है। अब जब आप फाइंड करोगे, अब अपने बेसिस फाइंड करनी है किसके लिहाज से, R के लिहाज से, ठीक है? तो E1, ठीक है, तो इसकी एक ही बेस है, ठीक है? इसकी कितनी बेस है, एक ही बेस है बच्चे। तो जब आप T1 आप फाइंड करोगे तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, 1। क्लियर है? तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 और 5, ठीक है? ठीक है सर। अब आपने इन 3 और 5 को R2 की बेसिस के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है? तो तो इसकी R2 की जो बेसिस होंगी, ठीक है, R2 की जो बेसिस होंगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, बताइए क्या R2 की बेसिस है? 3 और 5। हाँ जी, हाँ जी, नहीं बेसिस R2 की बेसिस 3 और 5 कहां से आ गई? R2 की बेसिस हमारे पास क्या है, 1 0 और 0 1 0 1, उनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी उसको आपने कॉलम मैट्रिक्स में लिख देना, सवाल खत्म हो जाएगा। कोई मुश्किल? चलो अभी एहसन क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो। एहसन सत्ती बच्चे, एहसन माइक नहीं चल रहा, ठीक है। अच्छा जी, यूसुफ रजा बच्चे माइक ऑन करो। सिमाब मैं आपको रिमूव कर रहा हूं। परमानेंटली। अच्छा जी, इसमें देखिए कि हमारे पास जो है ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है R4, ठीक है, और R4 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और इसमें हमारे पास कितने जो है हमारे पास आएंगे वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल्स आएंगे। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं कि R4 पे जब आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो उससे हमारे पास R वेक्टर आता है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन R4 की हमारे पास गिवन है 1 0 0 0, और इसी तरह अगर हम आप फाइंड करोगे E2, E3 और E4, जब आपने 1 जो है ना E1 वैल्यू जो है इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 आता है। इसी तरह जब आप वैल्यू पुट करोगे E2, इसी तरह E3 और E4, इससे हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। मैट्रिक्स आएगा तो उस मैट्रिक्स को आपने क्या कर देना है कि अगर 1 मैट्रिक्स है मतलब उसका ऑर्डर 1 है तो बच्चे उसको रो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, कॉलम में करना है तो कॉलम में भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास एक ही मैट्रिक्स आता है ना, ठीक है, उसको कॉलम में भी रिप्रेजेंट कर दो या रो में रिप्रेजेंट कर दो, इट्स अप टू यू। ज्यादा चांस ये होते हैं कि हम कॉलम में उसको रिप्रेजेंट करें,
इसमें देखिए कि अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब पहले हम क्या किया था कि हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास गिवन थी और उसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में गए थे, ठीक है। अब हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म गिवन होगी, उसको हमने किस में जाना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जाना है। अभी देखिए कि ये मैट्रिक्स हमारे पास ए गिवन है। अब अगर ए मैट्रिक्स गिवन है तो अब मुझे बताइए कि इसमें कितने कॉलम्स हैं। हाँ जी, कितने कॉलम्स हैं इसमें? 2 कॉलम्स है। टू कॉलम्स हैं, ठीक है। और इसमें रोज कितनी है? 3 3 रो है सर। ठीक है। जब आप इस पे डेफिनेशन मैट्रिक्स की अप्लाई करोगे, ठीक है, जब मैट्रिक्स की इसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जब आप अप्लाई करोगे तो इसमें हमारे पास क्या होगा, R2 टू रिलेशन बनेगा किसके साथ, R3 के साथ, ठीक है। तो अब आपने ये क्या करना है कि जब R2 लेंगे तो इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल जो होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल जो होंगे वो कितने आएंगे, X1 और X2 आएगा, ठीक है। अब ये देखिए कि जब आप इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इजीली आप ये क्या होगा, 6x1 और माइनस x2, इसी तरह x1 प्लस 2x2 और इसी तरह 1x1 और 3x2, ठीक है। तो अब आप इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा अगर आप इसमें जाएंगे तो इसकी वैल्यूज को पुट करिए तो दोबारा ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी, कितना बच्चे क्लियर है आपको? सर वो पिछले सवाल की समझ नहीं आई, मैट्रिक्स वाले की। अच्छा चलें ये देख लें दोबारा। ये देखिए कि ये हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन था, ठीक है। तो अब जितनी हमारे पास इसमें कॉलम होंगे ना, वो हमारे पास इस सेट की डोमेन होगी, ठीक है। जितने कॉलम्स होंगे उसकी क्या होगी, डोमेन, ठीक है। और जितनी इसमें हमारे पास रोज होंगी वो उसकी रेंज होगी, ठीक है। अब बताइए कि इसमें कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं, ठीक है। तो अब जो होगा इसका जब आप ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करोगे तो वो हमारे पास रिलेशन जब ट्रांसफॉर्मेशन का होगा वो R2 से R3 तक होगा, ठीक है। जब R2 लेंगे तो इसमें हमारे पास क्या करेंगे, X1 और X2, ठीक है। 2 नंबर ऑफ वेरिएबल्स आएंगे और इसमें जब आप इसकी मैपिंग देखेंगे तो मैपिंग है, और इसी तरह आप इसको डिफाइन करेंगे तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया। अब इस मैट्रिक्स को सिंपल आपने इसको एक क्या कर लेंगे, लीनियर फॉर्म में लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x1 माइनस x2, x1 प्लस 2x2 और x1 प्लस 3x2। क्लियर है? यस सर। यस बताइए इसका क्वेश्चन नंबर 3, इसका सेकंड क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स एक गिवन है, इसमें कितनी रोज हैं? 3 सर। 3 कितने कॉलम्स हैं? Three. कॉलम कितने हैं इसमें? 3 है, Three. ठीक है। तो अब इसकी मैपिंग कहां से कहां तक डिफाइन करेंगे, R3 से R3 अब जब आप इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स लेंगे तो x1 से लेके x3 तक, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे मैट्रिक्स को तो क्या आ जाएगा, x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3। तो सिंपल आपने इसको लीनियर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर है? यस सर। अच्छा बच्चे, चले जी, किन्जा बच्चे इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें। हाँ जी, कौन? किन्जा अपना माइक ओपन करो। हंसला अपना माइक बंद करें। सर मेरा माइक बंद ही है। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा था। सर यहाँ से मुझे कुछ शो हो रहा है। अच्छा जी। हाँ जी, एहसन आपका माइक ठीक हुआ है? एहसन सत्ती कहाँ गया? एहसन सर मैंने आपको रीसबमिट करा दी असाइनमेंट, तो जो सेकंड वाली असाइनमेंट है ना वो सही वाली है। यार आप फर्स्ट वाली रिमूव कर दो ना। हाँ जी चलो, वो रिमूव हो सकती है, रिमूवेबल है। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी। अच्छा बच्चे, चले एहसन सर अपना माइक ओपन करें आप। एहसन
दानिश? जी सर। चलो बच्चे इसको एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो शाबाश जल्दी से, फिर इसके बाद नेक्स्ट मूव करें। सर इसमें हमारे पास 3 रोज हैं और 5 कॉलम्स हैं। तो जो हमारा यानी कि R5 से R3 तक होगा, तो पहले जो R5 है तो वो हम X1 X2 X3 X5 तक ले लेंगे। तो उसको उसके साथ यानी कि जो कॉलम हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है ना, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया, वो आंसर आ जाएगा। वेरी गुड बच्चे, शाबाश। ठीक है, इसी तरह बच्चे इसका सेकंड मैट्रिक्स है तो उससे आप इजीली इसकी वैल्यूज को फाइंड। अभी देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या करना है कि ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है और इसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज को फाइंड करना है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो हमने काफी क्वेश्चन इसके कर लिए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अब इसमें 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, तो R3 से R3 इसमें हम क्या करेंगे कि एक मैपिंग डिफाइन कर देंगे। फिर इसके बाद X3 1 से लेके X3 तक आप इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया X2 प्लस X3, ये हमने क्या कर लिया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले ली। फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, वो मैसेज आया मैंने अभी ग्रुप में देखा। तो इसमें हमारे पास क्या होगा बच्चे कि ये हमारे पास मैपिंग डिफाइन हो गई। अब ये गिवन बेसिस वेक्टर हमारे पास गिवन है। ठीक है, जब बेसिस वेक्टर गिवन है तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V1, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V1 जब आप फाइंड करोगे तो V1 आपको पता है वो किसके इक्वल है, ये हमारे पास गिवन है V1 V2 और V3 क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, तो वो क्या है 0 1 2। जब इसमें आपने जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 3 -2 और -1। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करने की तो नहीं ना मुझे जरूरत कि 3 -2 और -1 कहां से आया। जी बच्चों, थोड़ा सा पेज ऊपर कीजिएगा जरा। जी बच्चे, ये लें। हाँ जी, अच्छा बच्चे आगे नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V1 फाइंड किया, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V1 जो होगा वो इक्वल होगा इसका लीनियर कॉम्बिनेशन। अब लीनियर 3 वेक्टर्स हमारे पास गिवन है, तो 3 वेक्टर्स गिवन है तो हमने क्या करना है कि 3 स्केलर लेंगे A1 A2 और A3। ठीक है, तो उसका V1 के साथ V2 के साथ और V3 के साथ आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, 3 इक्वेशन से आपने A1 A2 और A3 की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करने के बाद बट ये हमारे पास क्या होगा कि A1 का आपने आंसर जो है वो वैल्यू लिखनी है, A2 का और A3 का, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलरली आपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V2 के लिए करना है और इसी तरह ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V3 के लिए करना है। ठीक है, जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन की होगी, जो आपने आंसर फाइंड आउट किया होगा, इसको कॉलम मैट्रिक्स में लिख देना है। ठीक है ना, इक्वेशन 1 को इसी तरह इक्वेशन 2 को कॉलम 2 में, इसी तरह इक्वेशन 3 को कॉलम 3 में। तो ये इनके विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएंगे, बेसिस फाइंड हो जाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन के लिहाज से। ठीक है, आप इजीली इनको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह बच्चे इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है वो आपने खुद ट्राई करनी है। इसके बाद जो है, ठीक है, ये बताने का मकसद क्या था कि बेसिस जो है ना, आप किसी भी मैट्रिक्स पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो उससे हम क्या कर सकते हैं कि उस मैट्रिक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये थ्योरम वगैरह करने की आपको नहीं जरूरत, सिंपल हमारे पास आपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट तो क्या कहता है कि कहता है बेसिस ऑफ द रेंज ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कि रेंज आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फाइंड करनी है। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। अभी देखो कि हमारे पास जो इसकी मैपिंग डिफाइन की है, ठीक है, ये R5 से R4 तक, क्यों इसकी मैपिंग ली है हमने R5 से R4 तक, कोई रीजन बताएगा? जी सर इसकी कॉलम 5 है, रोज 4 है। कॉलम 5 का रोज 4 है। ठीक है, अगर जितने कॉलम्स होंगे वो उसकी उतनी डोमेन होगी। ठीक है, अब इसमें हमारे पास 5 कॉलम्स हैं तो 5 इसकी डोमेन होगी। ठीक है ना, अगर इसमें 4 रोज है, ठीक है, तो इसकी रेंज क्या होगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये हमारे पास एक मैपिंग डिफाइन है, कहते हैं फाइंड द बेसिस ऑफ द रेंज ऑफ टी। आपने रेंज ऑफ टी का अब जब हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन होगा, ठीक है, तो ए मैट्रिक्स को आपने गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करोगे। ठीक है, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन जब मेथड अप्लाई करोगे तो यहाँ से हमारे पास ये मैट्रिक्स जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा,
बच्चे ये देखिए 1 1 और 1 जिस मैट्रिक्स में, ठीक है, जिस कॉलम में हमारे पास एक वैल्यू जो है, ठीक है, डायगोनली डोमिनेंट आ रहा हो वैल्यूज, ठीक है, तो वो बच्चे वो बेसिस बना रहा होता है, ठीक है, कि एक वैल्यू नॉन जीरो हो, बाकी सारी जीरोज हो, ठीक है। तो इसी तरह ये हमारे पास एक वैल्यू जो है नॉन जीरो है 1, वो भी आइडेंटिटी होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह ये W1 में, W2 में और W4 में, ठीक है, ये हमारे पास जो कॉलम्स आ रहे हैं उसमें एक वैल्यू जो है वो नॉन जीरो, बाकी सारे जीरोज है। बच्चे कॉलम स्पेस ऑफ मैट्रिक्स D वो क्या आएगी, W1 W2 और W4, ठीक है। इसी तरह जब A के लिए देखोगे, जिस मैट्रिक्स ऑर्डर B में जिस हमारे पास कॉलम में, ठीक है, बेसिस बन रहे हैं, सिमिलर वहां पे आपने बेसिस आपने देखने हैं मैट्रिक्स ए में। अब बताएं इसके बेसिस क्या होंगे, फिर C1 फिर C2 और C4, क्योंकि हमारे पास फोर्थ कॉलम है, ठीक है, तो फोर्थ कॉलम W4 बनता है। इसी तरह इसका फोर्थ कॉलम क्या बनता है, C4, ठीक है जी बच्चे, क्लियर है? अच्छा जी, इसी तरह कुछ डेफिनेशंस है। कहता है कि रैंक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा क्या होती है कि द डिमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी, जितनी उसी की रेंज होगी बच्चे वो उतनी उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ठीक है, उतना उसका रैंक होगा। रैंक का मतलब क्या है, रैंक का मतलब होता है कि नॉन जीरो रोज जो है किसी मैट्रिक्स के अंदर, नॉन जीरो रोज जो है वो उसकी क्या होती है, वो उसका रैंक होती है, ठीक है। तो डिमेंशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जब आएगी, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करेगी रैंक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को। इसी तरह नॉनैलिटी जब आप देखते हो तो नॉनैलिटी में हम एक चीज देखते हैं, डिमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसका हम क्वेश्चन करते हैं तो इजीली आप इसको बात को समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा बच्चे, इसके बाद हमारे पास इसका प्रूफ है छोटा सा, ये प्रूफ में नहीं करवा, सिर्फ इसका क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट देख लीजिए कि सम ऑफ रैंक एंड नॉनैलिटी आप किस तरह निकालते हो, ठीक है, कि अगर हमारे पास टू वेक्टर स्पेसेस गिवन हो V और W, अगर आप उसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस आप फाइंड करो इनटू अ वेक्टर स्पेस W, ठीक है, तो देन हमारे पास रैंक ऑफ T जो होगा वो किसके प्लस नॉनैलिटी ऑफ T इसके इक्वल आएगा, n के इक्वल आएगा, ठीक है। तो उनकी डिमेंशन ऑफ रेंज ऑफ T एंड डिमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ T, ठीक है, वो डिमेंशन ऑफ डोमेन ऑफ क्या आ जाएगा, T आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्वेश्चन को हम वेरीफाई करते हैं बाय इन स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं बाय क्वेश्चन। तो इसको क्वेश्चन में हम किस तरह वेरीफाई करेंगे कि एक हमारे पास मैट्रिक्स गिवन जिसमें 3 रोज हैं 3 कॉलम, इतना ज्यादा इजी है, मछली की समझ में आ रहा है। अच्छा जी, ये हमारे पास 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। अब मुझे बताओ नॉन जीरो रोज इसमें कितनी है? 2 है। तो इसका रैंक कितना हो जाएगा मैट्रिक्स का? 2 सर। 2 सर, ठीक है। और उसके बाद जब नॉनैलिटी देखते हैं, डिमेंशन देखते हैं, तो डिमेंशन में हम देखते हैं नॉन जीरो कॉलम्स। तो इसमें नॉन जीरो कॉलम्स कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3 सर, 3 हैं। इसे 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो समझ आ जाएगी। क्लियर है? यस सर। कोई मुश्किल? जब भी आपसे वो आपसे रैंक पूछेगा तो नॉन जीरो रोज देखनी है। जब आपसे नॉनैलिटी पूछेगा, नॉन जीरो कॉलम में से उसका रैंक क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो उसकी नॉनैलिटी आ जाएगी। क्लियर है? यस सर। इसी तरह अब ये देखिए कि एक मैपिंग डिफाइन है R5 से लेके R7 तक, कहते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। कहते हैं कि कर्नल ऑफ फाइंड द डिमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ T ट्रांसफॉर्मेशन इफ द डिमेंशन ऑफ द रेंज इज 2। उसकी डिमेंशन ऑफ रेंज कितनी है? 2 है। सबसे पहले हमारे पास डिमेंशन ऑफ T जो है, इसकी डिमेंशन कितनी है? इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं R5 में? 5। ठीक है, 5 है, ठीक है। और उसके बता रहे हैं कि डिमेंशन ऑफ जो है R2 वो कितनी है? वो हमारे पास वो 2 है, ठीक है। तो 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चे वो हमारे पास क्या आ जाएगी, डिमेंशन आ जाएगी कर्नल ऑफ T की, ठीक है। 5 पता चला ना कहां से आया? यस सर। इसी तरह बच्चे देखो, कहते हैं कि फाइंड द रैंक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इफ द नॉनैलिटी ऑफ T इज 4, ठीक है। टोटल हमारे पास डोमेन कितनी है? डोमेन हमारे पास वेक्टर्स कितने हैं?
5 है 5 और वो कहता है कि उसकी नटैलिटी कितनी है 4 ठीक है। तो सिंपल हम क्या करेंगे 5 में से 4 को चेक कर देंगे तो ये हमारे पास रैंक ऑफ टी आ जाएगा। ठीक है बच्चा। इसी तरह अगर वो कहते हैं फाइंड द रैंक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इफ द कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज 0, उसमें कहते हैं कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है 0 तो 5 में से 0 को सबट्रैक्ट करोगे 5 क्लियर है। यस सर। इसके बाद हमारे पास बचे 1 to 1। अगर हमारे पास जो है ना 3 स्टूडेंट्स हों ठीक है, अली, अहमद और रजा, एक का ग्रेड ए आया है, एक का बी आया है, एक का सी आया है ठीक है। अब मुझे बताओ कि एट अ टाइम अली का ए और बी ग्रेड आ सकता है किसी एक सब्जेक्ट में? नो सर। नहीं ना आ सकता। नो। अब ये देखिए, तो फिर ये 1 to 1 correspondence होती है कि हर एक फंक्शन के लिए हमारे पास उसका जो है ना आउटकम, उसकी रेंज जो है वो सिर्फ एक ही होगी ठीक है। अभी देखिए कि अली जो है अगर वो एक ग्रेड लेता है ठीक है एक सब्जेक्ट में, तो एट अ टाइम उसका बी ग्रेड आ सकता। अली का एक सब्जेक्ट में ए ग्रेड आएगा, जब बी आएगा सी आएगा ठीक है। हर एक आंसर के लिए एक क्या होता है, एक यूनिक आंसर होता है ठीक है। हर एक आंसर के लिए, हर एक डोमेन के लिए आउटपुट उसका क्या होता है, एक यूनिक होता है ठीक है। अगर यूनिक होगा तो बच्चे वो फंक्शन होगा, अगर यूनिक नहीं होगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। अब ये देखिए कि अगर हमारे पास एक वी सेट है ठीक है, वेक्टर स्पेस, एक डब्ल्यू वेक्टर स्पेस है। अब हर एक एलिमेंट, अगर इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट्स जो है ना वो ट्रांसफॉर्म हो किसके साथ, डब्ल्यू के साथ ठीक है। तो इसी तरह जो इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन होती है बच्चे, इसको क्या कहते हैं कि 1 to 1 ट्रांसफॉर्मेशन, कि हर एक सेट का 1 to 1 प्री इमेज जो है वो किसमें है, डब्ल्यू में है। वेक्टर स्पेस वी का हर एक जो है ना प्री इमेज किसमें है, डब्ल्यू में ठीक है। अभी देखो ना ए का जो है ठीक है ना, अली का जो हमारे पास ग्रेड है वो ए है, तो अली का जो प्री इमेज है वो किसमें है, दूसरे सेट ए में ठीक है। ए उसका फॉर एग्जांपल ग्रेड है ठीक है। इसी तरह अहमद जो है उसका अगर बी ग्रेड है तो उसका प्री इमेज दूसरे सेट में होगा ठीक है। तो वो हमेशा जो उसका आंसर होगा वो क्या होगा, यूनिक। आंसर क्या होगा बच्चे, यूनिक। बताएं ये फंक्शन क्यों नहीं है, सेकंड वाला 1 to 1 क्यों नहीं है? तो इसकी रेंज यूनिक नहीं है। 2 हैं सर। हाँ जी 2 है। एक एलिमेंट 2 एलिमेंट से कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, इस वजह से रेंज एट अ टाइम जो है डोमेन का आंसर जो है ठीक है, डोमेन के एलिमेंट का आंसर जो है वो एट अ टाइम 2 के साथ वो कोरिलेट नहीं कर सकता ठीक है। वो उसके साथ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकता, वो उसके साथ रिलेशन नहीं बना सकता, या उसके साथ वो फंक्शन में नहीं आ सकता ठीक है। अभी देखिए कि अ फंक्शन transformation of v vector into w vector is called a 1 to 1 transformation if the pre-image of every w is the range of consist of a single vector ठीक है। कि जितनी भी आप उसकी रेंज लेंगे तो उसका आंसर जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, सिंगल वेक्टर सर ठीक है। तो आगे इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह ऑन टू का मतलब होता है कि अगर ए सेट है और बी सेट है, अब ए ग्रेड जो है अली का है ठीक है, ए ग्रेड अली का है, तो ए का जो होगा प्री इमेज क्या होगा दूसरे सेट में ठीक है। हर एक सेट का प्री इमेज होता है ठीक है, हर एक सेट का बच्चे क्या होता है, प्री इमेज होता है ठीक है। तो अगर किसी रेंज के अंदर कोई सेट बी हो ठीक है, तो उसके सारे के सारे एलिमेंट्स ठीक है, सेट बी के सारे एलिमेंट्स डोमेन के सारे एलिमेंट के साथ उनके इमेजेस जो है ठीक है डोमेन में हो ठीक है। तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं कि ये ऑन टू है। जैसे कि ये हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है, इज एवरी एलिमेंट ऑफ W हैज अ प्री इमेज इन V ठीक है, कि W के जितने भी एलिमेंट हैं ठीक है उनके प्री कहां पे होने चाहिए, V में होने चाहिए। अगर एक भी V में नहीं होगा तो वो बच्चे वो 1 on 2 फंक्शन नहीं होगा ठीक है। जी सर। ये वगैरह करने की जरूरत नहीं है। अब आपने
इसमें मुझे बताना है। सर ये टॉपिक की कुछ समझ नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ से क्या क्या चीजें निकली जा रही हैं सर। पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे, अब 1-1 फंक्शन पे आ गए हैं, 1-2 फंक्शन पे आ गए हैं सर। ये क्या चक्कर है? ये हमारे पास हमेशा जब भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन जब भी आप फंक्शन करते हो तो उसमें हमारे पास क्या होती है, एक डोमेन होती है, एक क्या होती है, रेंज होती है। रेंज ठीक है। अभी देखो मैंने आपको बता रहा था कि जो हमारे पास R3 वेक्टर के साथ जब को रिलेट करता है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो हमारे पास R4 आता है, ठीक है। R3 का बार बार बोल रहा था कि ये क्या है, डोमेन है, ठीक है ना, और R4 थी क्या, उसकी रेंज, ठीक है ना, ये फंक्शन है, सही है। तो अब हमें थोड़ा सा आइडिया हमें ये भी देना पड़ेगा उसको कि डोमेन क्या होती है, डोमेन के एलिमेंट्स को हम 1-to-1 कहते हैं कैसे हैं, ठीक है ना, ऑन-टू कैसे कहते हैं, ठीक है। अब एक वेक्टर्स को हम किस तरह चेक कर सकते हैं कि 1-to-1 है या वो ऑन-टू है, ठीक है। अब हम एक मैंने ना मैट्रिसेस ली हैं और मैट्रिसेस से हम देखेंगे कि वो 1-to-1 है या ऑन-टू नहीं है, ठीक है। अब उन मैट्रिसेस की और उनकी डिमेंशन भी देख लेते हैं, उनकी नॉर्मलिटी भी देख लेते हैं। अब ये देखो बड़ी इजी सी चीज है, जरा इसको आप देखें। आपका नाम क्या है जिन्होंने क्वेश्चन किया था? जी मोहम्मद अली। क्या नाम है? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। अच्छा मोहम्मद अली, इसमें बताओ इसका रैंक कितने है मैट्रिक्स ए का? हाँ जी, सिर्फ अभी रैंक बताओ। नॉन जीरो रोज कितनी है, शाबाशी बताएं। अली सर आवाज बहुत आ रही है सर आपकी। अच्छा अब बताएं। जी सर। सर इसका रैंक होगा 3 होगा। और इसी तरह अगर इसका रैंक है 3 तो इसकी डिमेंशन में हम जब देखते हैं तो नॉन जीरो कॉलम्स देखते हैं। इसके नॉन जीरो कॉलम्स कितने हैं? सर वो भी 3 है। सही है, ठीक है। जब नॉर्मलिटी देखते हो तो आप क्या करते हो, रैंक में से उसकी डिमेंशन को माइनस कर देते हो, ठीक है जी बिल्कुल, अभी पीछे पढ़ा हमने। अभी हमने पढ़ा है, तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, इसकी नॉर्मलिटी किसके इक्वल आ जाएगी? 0 के इक्वल आ गई है। 0। अब ये 1-to-1 कैसे होगा कि हर एक एलिमेंट जो है, ठीक है, हर एक एलिमेंट जो है, अगर डोमेन के एलिमेंट्स हमारे पास R3 हैं और R3 में जो हमारे पास हमने जो लिया है मैट्रिक्स, ठीक है, उसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। ठीक है। तो सेम एलिमेंट्स सेम मैट्रिक्स अगर अप्लाई करें और रिलेशन अप्लाई करें तो सेम हमारे पास मैट्रिक्स आ जाए। तो 1 जो होगा वो कोरोस्पॉन्ड करेगा दूसरे मैट्रिक्स के 1 के साथ, 2 जो होगा वो 2 के साथ, 0 जो होगा 0 के साथ, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि ये कौन सी कोरोस्पॉन्डेंस होगी? सर ये 1-1 ही होगी। 1-1 भी होगी, ठीक है। और अगर हमारे पास हर एक बी सेट का जो है ना उसका प्री इमेज ए सेट में हो तो बच्चे वो क्या बन जाता है, फिर वो भी हमारे पास सेट क्या ऑन टू फंक्शन ऑन टू फंक्शन बन जाता है। तो ये हमने इस तरह हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स की नॉर्मलिटी देख सकते हैं, उसकी डिमेंशन चेक कर सकते हैं, उसमें 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस देख सकते हैं और ऑन टू देख सकते हैं, ठीक है। अब अली आप मुझे ये बताओ इसका रैंक कितने है? सर इसका जो रैंक है वो हमारे पास आ रहा है 2 आ रहा है। और इसमें जो है इसकी डिमेंशन कितनी है? सर डायमेंशंस भी इसकी 2 ही हैं। 2 है। तो डिमेंशन हम किस तरह देखते हैं? सर नॉन जीरो कॉलम। नॉन जीरो कॉलम, वेरी गुड। अब जब नॉर्मलिटी देखेंगे तो इसकी नॉर्मलिटी कितनी आएगी? 0। सर वो भी 0 हो जाएगी क्योंकि 2 माइनस हुआ तो 0 हो गया। अच्छा, फिर ये 1-to-1 कोरेस्पोंडेंस कैसे होगा? सर प्री इमेज बन रही होगी। अब अगर हम इसको इसी मैट्रिक्स के साथ फिर दोबारा मल्टीप्लाई करवा दें, प्री इमेज बन रही होगी। प्री इमेज बन रही है, ठीक है। लेकिन ये ऑन टू क्यों नहीं है, ये बताएं। सर क्योंकि एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में नहीं वो मैच हो रहे हैं। रेंज में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास R3 हैं, ठीक है। और जो हमारे पास डोमेन में है वो कितने एलिमेंट्स हैं? R2। सर 2। तो जब आप रेंज की डेफिनेशन करते हो तो रेंज में हम ये देखते हैं कि जितने भी जब आप ऑन टू की डेफिनेशन करते हैं कि जो सेट बी है, ठीक है ना, R3 वाला, उसके सारे प्री इमेज किसमें होने चाहिए? सेट ए में जो R2 के है, ठीक है। तो अभी देखो इसमें तो हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? सर 2। तो बच्चे इसमें एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसमें वो सेट रिलेट नहीं करेगा, ठीक है, रिलेशन नहीं बनाएगा, ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है? सही अब समझ आई है। क्लियर है? तो शॉर्टकट आपने बता दिया है, सही है। हाँ, ठीक है ना? ठीक है, ये बेहतर है, ये जरा समझने में ज्यादा बेहतर है। हाँ जी, इसी तरह आप इसको सी को आप देखोगे, ठीक है, और इसी तरह आप R3 को देखोगे। क्लियर है? यस सर। Yes, sir.
अभी देखो R4 जब स्पेस लेते हैं तो R4 में कितने हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं बताओ? 4 हाँ जी, E1 E2 E3 और E4 आ जाते हैं, उसमें 4 स्पेस होते हैं ना। तो अब आप R4 की बेसिस जब मैं आपसे पूछूंगा तो आप मुझे सीधा सा बताओगे 1 0 0 0, फिर इसी तरह दूसरी E2 बताओगे, E3 बताओगे, E4 बताओगे। मैट्रिक्स जो है इसकी स्पेस जो होगी, जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो उतनी स्पेस होगी। ठीक है, क्लियर है? पॉलिनोमियल लेंगे, जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी वो उतनी हमारे पास उसकी स्पेस होगी। इसकी 3 डिग्री है तो ये पॉलिनोमियल ऑफ 3 हो जाएगा। ठीक है, जितने किसी हमारे पास वेक्टर स्पेस में कितने उसके एलिमेंट्स होंगे वो उतनी वेक्टर स्पेस होगा। ठीक है, अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं सर? 5 है। तो इसकी वेक्टर स्पेस कितनी होगी? तो इसकी वेक्टर स्पेस भी 5 ही बनेगी। हाँ जी, क्लियर है ना? यस सर। यस सर। अब ये बताइए, ये हमने अभी इस तरह का क्वेश्चन किया, अब बताएं जरा, ये हमारे पास R3 से R3, अब R3 के बेसिस कोई मुझे बच्चे बताए, डायरेक्टली सॉल्व हुआ हुआ ये क्वेश्चन। 0 1 0 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अच्छा, आप E1 पुट करें इसमें, इसके जो है ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में E1 पुट करें और बताएं कि मुझे ये कॉलम आता है 2 -1 और 0। हाँ जी, बताइए जरा, x1 की जगह हम क्या लिखेंगे? 1 और x2 की जगह 0 0 x3 की जगह 0 0। आंसर क्या आएगा? पहले का 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और दूसरे का क्या आंसर आएगा? डायरेक्टली बता दें आप मुझे। -2 -2 कहां से आएगा? सॉरी। हाँ जी सर 3 आएगा। 3 नहीं आएगा बच्चे, देखो ना, वैल्यू पुट करनी है हमने। जो होगा x1 जो होगा 1, x2 जो है 0, x3 जो है वो 0। E1 के लिए R3 के बेसिस है ना। हाँ जी, क्या हो जाएगा? -1 और ये 0 और ये 0, तो आंसर क्या आ जाएगा? -1। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो और लास्ट वाले का बताइए, लास्ट वाले का आंसर 0 कैसे आएगा? बताए ना। 4 आता है। कैसे बच्चे, मैं बता रहा हूँ E1 के बेसिस क्या होते हैं, बार बार पूछता हूँ इसलिए। सर 0 1 1 0 0 1 0 0 सर। 1 0 0 1 तो है नहीं हमारे पास, तो बाकी सारे 0 0 हो जाएंगे, तो इसलिए 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट कॉलम आ गया। ये हमने अभी क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, अभी के लेक्चर में। ठीक है, इसी तरह आपने ये मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं इधर से, मतलब ये कॉलम फाइंड कर सकते हैं। जी सर। अब ये देखो, ये कितना सिंपल सा मेथड है जिसमें आप सिंपली एक मैट्रिक्स को राइट कर सकते हो, उसको रीड भी कर सकते हो और उसको इजीली कंप्यूटर में अडॉप्ट भी कर सकते हो। अब मैं आपको इसकी लॉजिक जो है ना, जब क्लासेस स्टार्ट होंगी ना तो उसमें फिर आपको बताऊंगा कि आपने इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। ठीक है जी सर। आपने वैल्यू, यस सर। ये क्वेश्चन हमने अभी बच्चे सारे किए। ठीक है, क्लियर है ना। R3 के स्पेसिफिकली ये R3 की वैल्यू जो है E1 आपको पता है वो किसके इक्वल है? 1 0 0 1 के। ठीक है, तो इसमें आपने वैल्यूज को पुट किया तो ये 1 2 आ गया। सर आपने हमें क्वेश्चन जो है अब आगे सॉल्व करवाया करने बोर्ड पे। इंशाल्लाह वो बोर्ड भी करने हैं हमने जब फिजिकल क्लासेस। ये पीपीटी वाला काम जो है ना, ये सर आप खत्म कर दीजिएगा प्लीज सर। इंशाल्लाह। बड़ा मसला हो रहा है। आपको पता है कि मैं पीपीटी से खुद ध्यान छुड़ाता हूँ। पीपीटी अब ये देखिए ना, अब फिजिबल हमारे पास सबसे ज्यादा फिजिबल यही है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है इस ठीक वक्त है। तो यही है हमारे पास। हाँ जी, वो अब ये देखिए ना, अब अगर कैमरा फिक्स करते हैं तो कैमरे के साथ आपको उतनी कंडीशन रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, तो उतनी फैसिलिटेशन होनी चाहिए, सबका होना चाहिए। अब हमें थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन की तरफ आ रहे हैं तो उसकी तरफ हमें थोड़ा सा लर्निंग बिहेवियर भी इसी तरह करना चाहिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो है अब जब हम मूव करें तो चीजों के साथ साथ लर्न करेंगे, आप भी लर्न करेंगे, हम भी लर्न करेंगे। ठीक है, तो जी सर वैसे फिजिकली आप प्रोवाइड करेंगे हमें स्लाइड्स? हाँ जी बच्चे, मैं अपलोड करूंगा, ये आपको सारा डाटा अपलोड गूगल क्लासरूम पे जो मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, वो नोट्स वगैरह भी अपलोड साथ साथ। अब ये देखो, जितनी भी बुक्स मुझे मिलती हैं, जितना भी मुझे डाटा मिलता है, इसके अकॉर्डिंगली मैं सारे कोशिश करता हूँ कि अपलोड कर दूं। लेक्चर से पहले ही मैं लेक्चर अपलोड कर देता हूँ। सर ये जब तक हम आप हमें पढ़ाएंगे तब तक गूगल क्लासरूम आपका रहेगा?
फिजिकल के बाद में फिजिकल जब हम फिजिकल में आ जाएंगे फिर गूगल क्लासरूम खत्म हो जाएगा? नहीं वो उस पे रहेगा, उसमें आपकी वो क्विज़ रहेगा? असाइनमेंट, हाँ जी, वो क्विज़ असाइनमेंट मैंने उस पे अपलोड कर दिया करूंगा, ठीक है, वहां से ही आपको है ना, तो क्योंकि आपको फिर कॉपी वगैरह अगर प्रोवाइड करनी है तो कॉपी प्रोवाइड कर देंगे, हार्ड कॉपी, नहीं तो आपको मैं अपलोड कर दिया नहीं करूंगा। सर उस तरह कर दिया करें, वो ये सही तरीका है गूगल क्लासरूम वाला। वो मैं इजीली ये है कि वो मैं क्लासरूम पे अपलोड करूंगा, ठीक है, वहां पे ग्रेडिंग भी बहुत ज्यादा इजी है, यस सर। ठीक है, और इजीली वहां पे चेक भी करके और फौरन रिस्पॉन्ड भी किया जा सकता है, ठीक है। यस सर। हाँ जी, इंशाल्लाह बस खत्म, ये बाकी सेम एज इट इज क्वेश्चन है, ठीक है, और ये अभी हमने क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, किए ना अभी बताए? यस सर। यस सर, ठीक है? बिल्कुल। यस सर। तो ये जो है ना क्वेश्चन आपने ट्राई कर लेने हैं, बाकी जो रह गए हैं, ठीक है, जब वो क्वेश्चन कर लोगे तो ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन हो जाएंगे, सही है। ओके सर। यस सर। चलें जी, अटेंडेंस लगा देते हैं हम। सर मैंने आपसे आप बताना था कि मुझे ना वो जो मेरी असाइनमेंट थी वो उसे अटैच करना नहीं था आ रहा, तो इस वजह से मैंने आपको ईमेल कर दी है। बच्चे अटैच करना कौन सा मुश्किल है, अभी तो मैंने साथ वीडियो भी लगाई है, 2-3 मिनट की वीडियो, आप वीडियो देखो, आप अटैच कर लोगे, सिर्फ अपलोड करनी है, वो अपलोड की ऑप्शन लिखी हुई है, वहां पे जाके अपलोड कर दो। सर नहीं, वो असल में ना उसको जो पीडीएफ बनाते हैं ना, आप उसको पहले ड्राइव में कन्वर्ट करना पड़ता है, उनको ड्राइव में कन्वर्ट करना नहीं आ रहा होगा। अच्छा चले, हाँ जी बच्चे, फाइल की ऑप्शन होती है, फाइल से भी आप कर सकते हो। जी कितना बच्चे आप बच्चे आपने क्या करना है कि हाउ टू अपलोड असाइनमेंट ऑन अ गूगल क्लासरूम, ठीक है, यहाँ पे आपने यूट्यूब पे लिखिएगा, नहीं तो आपके साथ मैंने ये लिंक लगाया है, ठीक है, किस तरह के फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में, तो आपने वो छोटी सी एक वीडियो है 4 से 5 मिनट की, वो वीडियो देखें, ठीक है, इजीली आपको वहां से समझ आ जाएगी, आप 1-2 मरतबा करेंगे तो नेक्स्ट आपने कर लेगा, ठीक है। हाँ जी, अगर आप 1 मरतबा करेंगे तो इंशाल्लाह नहीं हुआ तो सेकंड टाइम आप उसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है जी सर। हाँ, इंशाल्लाह। हाँ जी, तो वो आप जब पर्सनली मुझे करोगे तो फिर उसको चेक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर मैं वहां पे सारा डाटा वहां पे है, तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि आपकी असाइनमेंट आई है नहीं। मुझे डेली की 100 से ज्यादा मेल्स आती हैं, ठीक है, मैं हर एक का रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, ठीक है, उस पे ये होगा कि जब मैं चेक जब करता हूँ तो फिर इजीली मैं उनको इजीली उनकी ग्रेडिंग भी कर लेता हूँ वहां पे, ठीक है जी। अब देख लो, आपके अलावा जो है ना 3 इंस्टीट्यूट में और पढ़ा रहा हूँ, और उसमें भी सबका जो है ना यहाँ पे है, इस वजह से जो है ना मुझे फिर सारा मैंने यहाँ पे अपना ग्रेडिंग सिस्टम जो है मैंने यहाँ पे ही अपलोड किया हुआ है, ठीक है जी सर। हाँ जी। अच्छा जी, इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी आपसे फिजिकल क्लासेस में, ठीक है। सर अगर आप एब्सेंट हुए मंडे वाले